हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग का आज लास्ट लेक्चर है, क्योंकि लास्ट ही टॉपिक हमारा बच गया इस चैप्टर के अंदर, वो है फॉरेन ब्रांच। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ब्रांचेज होती है। एक इनलैंड ब्रांच होती है, यानी कि जिसको हम डोमेस्टिक ब्रांच भी बोलते हैं, और एक फॉरेन ब्रांच होती है। इनलैंड या डोमेस्टिक ब्रांचेज जो होती है उसमें दो था, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमने वो दोनों कर लिया। तो अब बारी आती है हमारी फॉरेन ब्रांच की। तो देखिए, फॉरेन ब्रांच का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए, डोमेस्टिक ब्रांचेस जो होती है, जिसको हम इनलैंड ब्रांच भी बोलते हैं, ये वो ब्रांचेस होती है जिस कंट्री में आपका हेड ऑफिस होता है उसी कंट्री में आपकी ब्रांच भी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, तो अब इंडिया में ही आप कहीं भी ब्रांच ओपन कर सकते हैं। आप राजस्थान में कर सकते हैं, एमपी में कर सकते हैं, यूपी में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, या दिल्ली के अंदर भी कहीं कर सकते हैं। तो जिस कंट्री में हेड ऑफिस है उसी कंट्री में आपकी ब्रांच है, तो ये हो गया डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरह की होती है, लेकिन अकाउंटिंग में कोई मेजर प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी फॉरेन ब्रांच की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझना। जो फॉरेन ब्रांच है उसमें क्या होता है कि जिस कंट्री में आपका हेड ऑफिस होता है उसी कंट्री में आप ब्रांच ओपन ना करके किसी दूसरी कंट्री में आप जो है ब्रांच ओपन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो हेड ऑफिस है किसी कंपनी का, वो है मुंबई के अंदर, यानी कि इंडिया में हो गया हमारा हेड ऑफिस। और वहां पर हमने क्या किया, जो ब्रांच है वो ओपन कर ली, इंडिया में नहीं करी, आउटसाइड इंडिया चले गए और हमने ब्रांच ओपन कर ली लंदन के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। तो यहां पर ये जो ब्रांच है ये हो गई हमारी फॉरेन ब्रांच, क्योंकि हम आउटसाइड कंट्री ओपन कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक नहीं भी, फॉरेन ब्रांच हो गई। अब यहां पर सर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि जब हम इस ब्रांच की अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल के लिए इसकी अकाउंटिंग करेगा, तो यहां पर अब डिपेंडेंट ब्रांच तो पॉसिबल है नहीं, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होगी। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर क्या होगा कि हेड ऑफिस जब अपनी ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना चाहेगा, तो वो अपनी हेड ऑफिस जो है अपनी ब्रांच को बोलेगा कि भाई तुम्हारा जो है ट्रायल बैलेंस दे दो हमको, ठीक है, तुम्हारा क्या दे दो, ट्रायल बैलेंस दे दो। उस ट्रायल बैलेंस को हम हमारी हेड ऑफिस की जो बुक्स है उसके अंदर शामिल कर लेंगे, और उसके बाद सेपरेट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बना देंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो आउटसाइड इंडिया या फॉरेन में जो ब्रांच ओपन करी है उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस जो ब्रांच से हमें मिलेगा ये होगा या कि तो आपके, अब लंदन में है तो आपके पौंड के अंदर होगा, है ना। तो ये किस में मिलेगा, जो इसकी करेंसी होगी वो पौंड होगी, रुपीज में थोड़ी मिलेगा। ये रुपीज में तो इंडिया के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रुपीज में होते हैं। वो ब्रांच तो फॉरेन में, लंदन में, इंग्लैंड में काम कर रही है, तो वहां पर तो पौंड करेंसी चलती है। तो जो पूरा ट्रायल बैलेंस हमें बना के देगा वो किस में देगा, पौंड में देगा। अब ब्रांच ने हमें पौंड के अंदर या अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, डॉलर के अंदर, या किसी दूसरी करेंसी के अंदर, है ना, चाइना में है तो येन के अंदर, तो ऐसी बाहर फॉरेन करेंसी के अंदर हमें ट्रायल बैलेंस दे दिया। अब हमको क्या करना है, जो हमें ट्रायल बैलेंस मिला है फॉरेन करेंसी का, उसे हमें इंडियन करेंसी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस हम फॉरेन करेंसी वाला लेंगे और उसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रायल बैलेंस किसका, ब्रांच का। कौन करेगा ऐसा, हेड ऑफिस। और अब एक बार ट्रायल बैलेंस जो है वो इंडियन करेंसी में हमारे पास आ गया, तो फिर उससे हम ट्रेडिंग और पी&एल बना करके प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लेंगे उस ब्रांच का। आया समझ में, ओके। तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो ट्रायल बैलेंस हमको मिल रहा है, इस पर जो हम कन्वर्ट करेंगे उस फॉरेन करेंसी को, चाहे वो यूरो हो, पौंड हो, येन हो, है ना, जो भी है, उसको हम जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी रेट ले। क्योंकि आप इतना तो जानते होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज की रेट जो है वो चेंज होती रहती है। अभी आपको पता है ना, थोड़ी दिन पहले हमारा जो इंडियन रुपी था, है ना, तो वो $1 जो था वो लगभग 84 था। अभी आजकल के टाइम में आप देखेंगे तो $1 इक्वल टू 85 के करीब हो गया है। तो ये तो फ्लक्चुएट करता रहता है। और ये जो ट्रायल बैलेंस है ये तो 1 ईयर का है, तो 1 ईयर में तो रेट बहुत फ्लक्चुएट करी होगी। थोड़े टाइम आप पीछे चले जाओगे तो $1 जो है वो 80 रुपीज का भी था, उससे कम भी था बहुत। मैं अगर मेरे स्कूल टाइम में चला जाऊं तो शायद 50 या 60 रुपए कुछ था, है ना, 5-10 साल पहले की बात करें तो, है ना। तो समझ गए ना, तो ये तो चेंज होता रहता है, डेली बेसिस पे चेंज होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो हम कौन सी रेट लें। अब हमारा फॉर एग्जांपल के लिए ईयर है 1 अप्रैल 2020, फॉर एग्जांपल के लिए
23 और ये ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2024। हम इस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे 2023-24 अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करूं। तो अब मैं कौन सी रेट लूं, जो ईयर स्टार्ट हुआ था वो रेट लूं, या ईयर एंड पे जो एक्सचेंज रेट है वो लूं, या बीच की कोई रेट लूं। तो इसमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास कहां से होगा, एक सेकंड देख लेते, इसका फोन तो नहीं आ रहा। हाँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा कैसे निकलेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, और ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 11 जो है ये एक्सचेंज रेट के ऊपर है। जो ये एक्सचेंज रेट्स होती है ना, हाँ, वो कौन सी हमें लेनी है कौन सी नहीं लेनी है उसके ऊपर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो बहुत सारी बुक्स के अंदर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ही फॉलो किया जा रहा है बीकॉम और BBA जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की बुक्स में अभी तक न्यू जो स्टैंडर्ड्स आए हैं वो अधिकतर अप्लाई नहीं हुए, कुछ कुछ अप्लाई हुए हैं, बाकी इसके अंदर चेंज हो गया है, क्योंकि ये AS जो है अब इसकी जगह नया IndAS आ गया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आ गया है। लेकिन अभी तक हमारे में यही चल रहा है, तो हम इस हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जब ये अप्लाई हो जाएगा बुक्स के अंदर तब हम इसको ले लेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो नए स्टैंडर्ड्स आए हैं, देखो ये AS है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और नए वाले का नाम क्या है, IndAS है। तो IndAS अभी तक पूरी तरीके से हमारी सिलेबस के अंदर, एकेडमिक सिलेबस के अंदर एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, कुछ कुछ हुए हैं। ओके, ठीक जी, तो अभी हम यही फॉलो करेंगे। हाँ, अब नाम याद रखना, IndAS 21 है, और जो हमारा पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, 11 है। अब पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 11 है, जो मैंने ये देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जो CA का स्टडी मटेरियल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो स्टडी मटेरियल्स है, उसके अंदर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और उस स्क्रीनशॉट से आप समझ सकते हो कि जब हम फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें कौन सी वाली रेट लेनी है। ओके, तो देखिए इसमें हमारे पास दो तरह की ब्रांचेस, जैसे कंट्रोल ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो दोनों तरह की ब्रांचेस अगर फॉरेन में है, चाहे आपने कंट्रोल ब्रांच खोल रखी हो चाहे आपने इंडिपेंडेंट ब्रांच खोल रखी हो, अगर आपको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है तो कौन सी रेट लेंगे। तो देखिए, अगर कोई एसेट्स है, एसेट्स भी कौन सी, आपकी करंट एसेट्स, ये देखो करंट एसेट्स है सारी के सारी, मॉनेटरी आइटम जैसे कैश, ये देखो बैंक बैलेंस, डेटर, ये क्रेडिटर, लोन्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये यानी कि करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ओके, इनको हम चाहे आपका कंट्रोल ब्रांच हो चाहे आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, इसमें हम लेंगे क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट का मतलब क्या हो गया, 31 मार्च 2000, फॉर एग्जांपल के लिए ईयर जो मैंने बताया था 31 मार्च 2024, जिस दिन ईयर हमारा एंड हो रहा है, क्योंकि हमारा ईयर हम क्या मान रहे हैं 23-24, ठीक है। तो क्लोजिंग रेट लेनी है हमको, यानी कि जिस दिन ईयर एंड हुआ उस दिन एक्सचेंज रेट क्या है वो लेंगे हम। अब फॉर एग्जांपल के लिए उस दिन एक्सचेंज रेट है, एक जो डॉलर है वो 84 के बराबर है, या एक पाउंड जो है वो 100 रुपए के बराबर है, तो वो रेट लेनी है क्लोजिंग डेट वाली, ठीक है, चाहे आपका कंट्रोल ब्रांच हो तो भी और इंडिपेंडेंट ब्रांच हो तो भी। इसके अलावा जो नॉन मॉनेटरी आइटम है, जैसे फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या आ गया, आपका लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया। तो इसमें हमको क्या लेना है, अगर आपकी कंट्रोल ब्रांच है तो रेट ऑफ डेट ऑफ परचेज, जिस दिन वो एसेट आपने फॉरेन के अंदर परचेज करी होगी, हमने यहां से तो भेजी नहीं होगी, तो वो ले लेंगे। और या फिर जो हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो उस केस में हमको कौन सी लेनी है, क्लोजिंग रेट लेनी है फर्दर। तो एसेट्स के मामले में अधिकतर क्लोजिंग रेट ही लेनी है, चाहे वो फिक्स हो या करंट एसेट हो या करंट लायबिलिटी हो, इन सबके मामले में, एक्सेप्ट अगर कंट्रोल ब्रांच है तो जिस दिन हमने फर्नीचर वगैरह परचेज किया उसकी डेट दे रखी है तो उस दिन की हम रेट ले लेंगे, एक्सचेंज रेट ले लेंगे। इसके अलावा फिर आता है आपका स्टॉक। स्टॉक के अंदर इन्वेंट्रीज, स्टॉक में आप देखो ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग रेट काम आएगी, और क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग रेट आपकी काम आएगी। ओके, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हो गया जो रेवेन्यू आइटम्स है, प्रॉफिट एंड पीनल अकाउंट के अंदर आता है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गया, कैरिज आउटवर्ड हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, कमीशन हो गया, ये जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, है ना, वो सारे के सारे हम एवरेज रेट में लेंगे। अब सर एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट का है कि ओपनिंग रेट ले लो आप, प्लस कर दो क्लोजिंग रेट और डिवाइड कर दो आप 2 का, तो ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट। वो एवरेज रेट हमको लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई एक्सचेंज का डिफरेंस रह जाता है, कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज डिफरेंस नाम से एक ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम दे रखा होगा, तो वो अगर आपकी कंट्रोल ब्रांच है तो उसको हम पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, और अगर आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो हम उसको एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर जो है उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे।
आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो देखो, ये तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो आपके काम आना ही आना है, ठीक है। अब आते हैं हम यहां पर, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ये देखो ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस के नीचे यहां पर आपको रेट्स भी दे रखी है, देखो 1 जनवरी 2018 और 31 दिसंबर 2018, यानी कि ये कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कि 1 जनवरी 2018 को ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 2018 को ईयर खत्म हो रहा है। तो जनवरी से दिसंबर तक का आपको डेटा दे रखा है, इसकी आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। इस ट्रायल बैलेंस को, ये फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस को आपको हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो अब इसमें आपको 2 रेट दे रखी है, ये रही आपकी 1 जनवरी की रेट, एक पॉइंट कितने का, 64 रुपीज का, तो ये ओपनिंग रेट हो गई, और ये आप क्या हो गई 31 दिसंबर 2018 यानी कि क्लोजिंग रेट। तो ये ओपनिंग रेट, ये दे दिया आपको क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट कितनी है, 1 पॉइंट की 67। अब इन दोनों की मदद से हम क्या निकाल देंगे, एवरेज रेट। 64 प्लस 67 डिवाइड बाय कर दो 2, तो आपकी एवरेज रेट हो जाएगी। और यहां पर आपको एक एक्सचेंज रेट का एवरेज दिया हुआ ही है, वो 1 पॉइंट का कितना है, 66। इसके अलावा एक फर्नीचर परचेज किया है, उस दिन हमारी रेट 38 थी, तो फर्नीचर वाली जो अमाउंट होगी ऊपर, उसको हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी भी करंट एसेट्स है वो 67 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, करंट लायबिलिटी 67 यानी कि क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, है ना, वो सारे के सारे आपकी जो एवरेज रेट है वो 66 दे रखी है, उससे हो जाएगा। फर्नीचर 38 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर ये इसके आगे लिख दिया, देखो कैश इन हैंड क्लोजिंग रेट लेंगे, कैश एट बैंक क्लोजिंग लेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग रेट ले लेंगे, परचेज एंड सेल एवरेज जितने भी इनकम एक्सपेंसेस है, ठीक है। डेटर एंड क्रेडिटर, करंट एसेट करंट लायबिलिटी है तो क्लोजिंग, और रेंट देखो एवरेज, सैलरी एवरेज, वेजेस एवरेज, फर्नीचर डेट ऑफ परचेज नीचे दे रखी थी, कैरीज इनवर्ड एवरेज, कैरीज आउटवर्ड एवरेज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एवरेज, सन्ड्री एक्सपेंस एवरेज, हेड ऑफिस अकाउंट जो है वो आपका वर्किंग नोट के अंदर आएगा, बैलेंसिंग फिगर वगैरह उसके अंदर थोड़ा एडजस्टमेंट भी नीचे कुछ दे रखी है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो अब इस तरीके से आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में इस तरीके से एक ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सारे आइटम हो गए, और यहाँ पर जो आपको पॉन्ड दे रखे थे हमने वो ले लिए। ये देखिए ये पॉन्ड रहे, ये रहे 2400, 1600, 4000, 12000, 9000, 2000, 1000, ये डेबिट का और ये क्रेडिट का, ये सब हमने ले लिया। और फिर हमने क्या किया, इनको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई किया, क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग से, एवरेज वाले को एवरेज से, ओपनिंग वाले को ओपनिंग से, फर्नीचर को डेट ऑफ परचेज से, ठीक है। उसके बाद हमारे ये देखिए ये रुपीज आ गए, ये एक्सचेंज रेट क्या है, पॉन्ड के अंदर है, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रुपीज के अंदर, ये रुपीज के डेबिट, ये रुपीज के क्रेडिट। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो हमेशा किस रेट से होगा, क्लोजिंग रेट से होगा, 67 से, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया। अब ट्रायल बैलेंस आ गया तो ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट अब आपको बना लेना है, और उससे आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। पीएनएल, ट्रेडिंग और पीएनएल तो ट्रायल बैलेंस से आपको बनाना आता ही होगा, नहीं आता है तो हमारा बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखें, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। ओके, ठीक। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, ये देखिए ये बन गया आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।